सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर है बिलियन सॉल्यूशन। इस चैप्टर को हम लोग सिलेबस वाइज स्टेप बाय स्टेप जिस तरह सिलेबस में दिया है उस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को रोक कर या फिर वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, और यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार या दो बार देखिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर 8510 8523 87 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं बिलियन। बिलियन किसको कहेंगे? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगीय मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। विलयन में उपस्थित दो घटक जिनको हम कहते हैं विलेय और विलायक। यानी विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं विलयन। जैसे हमने जल और चीनी का मिश्रण बनाया, क्या बना? शरबत। शरबत हमारा क्या है? विलयन है। शरबत किससे बना है? चीनी से प्लस जल से। शरबत में चीनी की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है। ठीक, तो विलेय हो गया आपका चीनी और विलायक होगा जल। क्यों? क्योंकि विलेय का डिफिनेशन होता है, विलेय किसको कहते हैं? विलेय का परिभाषा होता है कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो विलायक में विलीन हो जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम कहेंगे विलायक। या फिर जो पदार्थ विलेय को अपने अंदर विलीन कर ले उसको हम कहते हैं विलायक। ठीक है, इसमें एक चीज आया, समांगीय मिश्रण किसको कहेंगे? समांगीय मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान होता है। जल को और चीनी को हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उसको हम 2 या 3 जगह रख लेंगे और सबका टेस्ट करेंगे, सभी एक जैसे लगेगा। सबका गुणधर्म कैसा होगा? एक जैसा होगा, समान होगा। इसलिए कहते हैं समांगीय मिश्रण। यानी विलयन क्या? एक प्रकार का मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगीय मिश्रण। अब हम पढ़ते हैं विलयन के लक्षण। विलयन का लक्षण पहला है, विलयन का पहला लक्षण क्या है? विलयन कैसा है? एक प्रकार मिश्रण। और भी कैसा मिश्रण? समांगीय मिश्रण। तो लिखेंगे विलयन क्या होता है?
एक प्रकार का समांगीय मिश्रण। विलयन एक प्रकार का समांगीय मिश्रण होता है। सेकंड, विलयन के घटकों का गुणधर्म विलयन में उपस्थित होता है। और थर्ड, है कि जो विलयन है, विलय के कणों का आकार 10 के घात -7 सेंटीमीटर से 10 के घात -8 सेंटीमीटर तक होता है। यह है विलयन के लक्षण। अब हम पढ़ेंगे विलयन के विलयन के प्रकार में हम पहला है विलेय तथा विलायक की अवस्था के आधार पर। विलेय तथा विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार। विलेय तथा विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ऐसे जैसे में विलेय हम मान लेंगे, विलायक मान लिए। जैसे विलेय ठोस है, विलायक भी ठोस है। विलेय हमारा ठोस है, विलायक हमारा द्रव है। विलेय हमारा ठोस है, विलायक क्या है? गैस। इस तरह से 3 और 3 होगा, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। और 3 हमने विलेय को ले लिया द्रव, 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 यानी द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। 3 6 और 3 हो जाएगा गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इस तरह से टोटल मिलाकर विलेय तथा विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। सेकंड है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के दे रखा है। पहला है संतृप्त विलयन, सेकंड है असंतृप्त विलयन, थर्ड है अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? हम करते क्या है कि एक गिलास लेते हैं और गिलास में कुछ पानी डाल देते हैं। गिलास लिए, इसमें डाल दी पानी और इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं। थोड़ी सी डालें, फिर उसको अच्छे से हिलाएं, फिर डालें, फिर हिलाएं। इस तरह से होगा क्या, चीनी उसमें घुलती जाती है, घुलती जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है। जैसे चीनी घुलना बंद हो गई, उस समय जो हमको विलयन मिलेगा उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी जितना अधिक से अधिक मात्रा उसमें संभव हो सके हमने घोल दिया, अब उससे अधिक नहीं घुल सकता। तो हम संतृप्त विलयन का डिफिनीशन लिखेंगे। संतृप्त विलयन का डिफिनीशन होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। सेकंड है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे? संतृप्तता से कम
असंतृप्त, मतलब पूरा पूर्ण रूप से वह संतृप्त नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से कम हो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। थर्ड है अति संतृप्त विलयन, किसको कहेंगे? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक होती है उसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। दो चीज और है इसमें, एक है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन किसको कहेंगे? तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। कहने का मतलब कि ऐसा विलयन, कोई भी विलयन पतला कब होगा? जब उसमें विलय की मात्रा कम होगी, और कोई भी विलयन गाढ़ा कब होगा? जब उसमें विलय की मात्रा अधिक होगी। तो हम कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं तनु विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं हम सांद्र विलयन। ये तो हो गया विलयन के प्रकार और विलयन के लक्षण। अब हम पढ़ेंगे विलेयता क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। विलेयता, तो हम विलेयता क्या करते हैं? हमने ले रखा है 100 ग्राम कोई विलायक, 100 ग्राम विलायक लिया, जल लिया चाहे कुछ भी लिया, टेम्परेचर फिक्स किया, निश्चित रखा, और उस 100 ग्राम विलयन को संतृप्त करने के लिए जितना पदार्थ उसमें हम घोल देंगे वह मात्रा जो है उस पदार्थ की विलेयता को प्रदर्शित करती है। यानी विलेयता का डेफिनेशन होगा कि 100 ग्राम किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा, आवश्यक पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितना हम पदार्थ उसमें डालेंगे वह उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। ये हो गया विलेयता का डेफिनेशन। अब हमें देखना है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? तभी पहले यही डेफिनेशन में दिख रहा है, निश्चित ताप बोल दिया। निश्चित ताप कहने का मतलब यदि ताप निश्चित नहीं होता तो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो पहला है ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम किसी भी विलायक या विलयन के ताप को बढ़ाते हैं, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे वो कोई भी पदार्थ जो है टेम्परेचर पाता है तो उसके अणु गतिज ऊर्जा करने लगते हैं और अपने अंदर के जो बॉन्डिंग होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को कमजोर कर देते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। जैसे ही हमने ताप बढ़ाया पदार्थ की विलेयता बढ़ गई।
लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटता है। ऐसे पदार्थ जो विलायक में घोलने पर ताप का उत्सर्जन करते हैं, ताप का उत्सर्जन करेंगे, यदि उनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी विलेयता घटती है। और ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुलने के बाद ताप का अवशोषण करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी गैस, जो गैस है, गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, बाकी अन्य पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सेकंड है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो विलेय चाहे विलायक, विलेय हो या विलायक है, ये दो प्रकृति के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय विलायक और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक। तो यदि ध्रुवीय विलायक है और इसमें हम ध्रुवीय विलेय डालेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, यानी आसानी से वो विलीन हो जाएगा। लेकिन अध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय यदि डालते हैं तो वह विलेय नहीं होगा। कहने का मतलब कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यदि विलायक आपका ध्रुवीय प्रकृति का है तो विलेय भी किस प्रकृति का होना चाहिए, ध्रुवीय प्रकृति का। यदि विलायक अध्रुवीय नेचर का है तो विलेय भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय नेचर का होना चाहिए। तीसरा है विलेय तथा विलायक की प्रकृति हो गई। तीसरा है विलेय के कणों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उनके कणों का जो आकार है वह यदि बड़ा है तो उनकी विलेयता अधिक होगी, उनकी विलेयता कम होगी। और जिस विलेय के कणों की साइज छोटी होगी उनकी विलेयता अधिक होगी। कहने का मतलब ये कि यदि विलेय के कणों का साइज जितना छोटा होगा उतना ही आसानी से वो क्या हो जाएगा, विलायक में घुल जाएगा। ठीक, तो तीसरा प्रभाव क्या है, विलेय का आकार। यानी विलेय का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितना ही विलेय का आकार छोटा, विलेय के कणों का आकार छोटा है उसकी विलेयता उतनी ही अच्छी होगी। विलयन की सांद्रता कर लो, सांद्रण कर लीजिए या शक्ति कर लीजिए, पावर। विलयन की शक्ति क्या होती है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, या विलयन का सांद्रण क्या होता है? तो किसी भी विलयन के इकाई आयतन में, इकाई मात्रा में विलेय की मात्रा जितनी उपस्थित होगी वह क्या बताती है, विलयन की सांद्रता बताती है या विलयन की शक्ति को बताती है। कहने का मतलब ये कि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलयन की सांद्रता बराबर होगा विलेय की मात्रा बट्टा में विलयन का मात्रा। अब विलयन का मात्रा कुछ भी हो सकता है, आयतन में हो सकता है, द्रव्यमान में हो सकता है। यानी विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलयन का आयतन कह लीजिए या विलयन का द्रव्यमान कह लीजिए, यानी विलयन की मात्रा। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ नियम है, विधि है। विलयन की
सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहला है भौतिक यूनिटों की सांद्रता। भौतिक यूनिटों में सांद्रता। इसमें पहला दे रखा है द्रव्य भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता में हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। यह कब लागू किया जाता है? W/W, इसको लिखते हैं क्या? W/W%। कहने का मतलब यह कब यूज होता है? जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोला जाएगा, उस समय यदि उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए की बात की जाए तो उसको हम भार प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं। लिखते हैं क्या? W/W%। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी, विलयन के 100 ग्राम में विलेय के ग्रामों की संख्या, जितना ग्राम उसमें विलीन होगा वही क्या कहलाता है? उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी भार प्रतिशतता को लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी भार प्रतिशतता में सांद्रता को व्यक्त करता है ये। 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम का विलयन बनाना है, उसमें हम जितना ग्राम कोई पदार्थ घोल देंगे तो वह कहलाएगा कि उतना उसकी क्या हो गई? भार प्रतिशतता में सांद्रता हो। जैसा हम लोग देखते हैं, अब से हम कर दें कि 10% W/W NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ? 10% W/W सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का तात्पर्य क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि हमने 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाया, जिसमें 10 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, बाकी शेष जल है। यानी 10% W/W में क्या होगा? 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम आपका क्या होगा? जल होगा। तो इस तरह से हम भार प्रतिशतता निकालते हैं सांद्रता का। भार प्रतिशतता का सूत्र होगा भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार किसमें? ग्राम में बटा में विलयन का भार किसमें? ये भी होगा आपका ग्राम में। ये भी इसको लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटा में विलेय का भार प्लस विलायक का भार, ये हो जाएगा आपका
भार प्रति सप्ताह इंटू 100। ठीक है। नेक्स्ट है आयतन प्रति सप्ताह। आयतन प्रति सप्ताह। आयतन प्रति सप्ताह का यूज कब करते हैं? जब द्रव को किसमें बोलते हैं? द्रव में। हमने द्रव पदार्थ लिया और द्रव विलायक लिया, द्रव को द्रव में जब घोल दिया, उस समय यदि हमको व्यक्त करना होगा सांद्रता, तो हम उसको क्या कहेंगे? आयतन प्रति सप्ताह कहेंगे। डिफिनेशन सेम होगा। इसमें क्या है कि 100 ग्राम, उसमें 100 ग्राम विलयन था, इसमें 100 ml होगा। 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? ml में। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मिलीलीटर में को आयतन प्रति सप्ताह कहते हैं। यानी 100 ml विलयन होगा, उसमें हम विलेय की मात्रा जितना घोलते, जितना घोलेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? आयतन प्रति सप्ताह कहलाएगी। जैसे आयतन प्रति सप्ताह बराबर क्या हो जाएगा? आयतन प्रति सप्ताह बराबर विलेय की मात्रा किसमें? इन ml, मिलीलीटर में, बटा में विलयन का आयतन इन ml। इसको भी कह सकते हैं विलेय का आयतन भी कह सकते हैं। इसको विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन इंटू 100, ये हो जाएगा आयतन प्रति सप्ताह। 100 ml विलयन में जितना हम विलेय की मात्रा या विलेय की आयतन जितना होगा वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। जैसे इसको हम कह देंगे मेथनॉल का जल में 10% V/V। मेथनॉल का जल में 10% V/V विलयन का मतलब क्या होगा? हमने लिख दिया 10% V/V किसका विलयन? तो मेथनॉल का जलीय विलयन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10 ml मेथनॉल को घोला गया है। 10 ml मेथनॉल को घोलकर 100 ml बनाया गया है। 100 ml बनाया गया है विलयन। तो इसको हम कहते हैं 10% V/V। यानी कि 100 ml को बनाने के लिए हमने 10 ml में जितना जल मिला दिया वह उसकी क्या कहलाएगी? आयतन प्रति सप्ताह कहलाएगी। यानी कि 100 ml का विलयन है तो उसमें 10 ml यदि मेथनॉल होगा तो 90 ml क्या होगा? आपका जल होगा। तो हो गया भार प्रति सप्ताह, आयतन प्रति सप्ताह। अब पढ़ेंगे हम लोग विलयन की प्रति सप्ताह। कहने का मतलब W/V%। ठोस का द्रव में, यानी इसमें हम क्या किए? ठोस को द्रव में घोले हैं, लेकिन द्रव का क्या लेना है? इस पे आयतन लेना है और ठोस का क्या लेना है? द्रव्यमान लेना है, भार लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो विलयन होगा वह क्या होगा? 100 ml। 100 ml विलयन में
100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या भार आयतन पर सत्ता कहलाती है। भार आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। भार आयतन प्रति सत्ता का मतलब फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रति सत्ता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलेय का भार किस में लेना है, इन ग्राम में, और विलयन का आयतन किस में लेना है, इन ml में, इंटू 100। ये हो जाएगा भार आयतन प्रति सत्ता। देखे होंगे इसका यूज अधिकांशतः दवा पे किया जाता है, फार्मेसी में वगैरह में किया जाता है। इसमें कभी लिखा होता है आंख धोने की दवा पे लिखा होता है 1% W/V, 1% W/V या 1 W/V% बोरिक अम्ल, ऐसे लिख दिया 1% W/V बोरिक अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml बनाया गया है विलयन, 100 ml का विलयन बनाया गया है और उसमें 1 ग्राम घोला गया क्या, बोरिक अम्ल, यानी 1 ग्राम बोरिक अम्ल को घोलकर 100 ml का विलयन बनाया गया है। इसका मतलब यही होता है, वो सांद्रता को बताता है। ठीक है, इसके बाद आता है ppm में सांद्रता बताते हैं। ppm में सांद्रता, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट उपस्थित होंगे, पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने विलेय पदार्थ के भाग उपस्थित है, उसको हम कहते हैं ppm में सांद्रता। यानी विलेय का मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे 10⁻6 कर देंगे तो निकल जाएगा ppm में सांद्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया भौतिक यूनिटों के आधार पर सांद्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यूनिटों के आधार पर सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे। पढ़ेंगे रासायनिक यूनिटों के आधार पर सांद्रता को व्यक्त करने की विधि के बारे में। और आप लोग इतना नोट्स तैयार कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं।